Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study Friends. We are in the very important segment of Indus Valley Civilization, that is economic part of this great civilization. Basically, you must know that this is a very hot topic as far as UPSC is concerned, and it is also important for the PCS exam. So let's start the class. Basically हमने बहुत सारे पार्ट को खत्म कर लिया, बहुत सारे टॉपिक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अलग अलग उनको खत्म किया। आज हम ऑलमोस्ट अपने आखिरी टॉपिक में पहुंच गए हैं, लेकिन ये अभी हमें 2-3 वीडियो लगेंगे। ठीक है, तो आर्थिक पक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर यूपीएससी को देखें उसके लिए तो ये हॉट टॉपिक है, और साथ साथ स्टेट सर्विसेज में भी आपको यूपीपीसीएस खासकर बहुत ही ज्यादा सवाल बनते हैं इस सेगमेंट से। तो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कि इकोनॉमी जो है वो कैसा था। इकोनॉमी, आईवीसी की इकोनॉमी की बात करेंगे, यानी कि हम आर्थिक पक्ष की बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, तो जब हम आर्थिक पक्ष की बात करते हैं तो कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ बिंदु हैं जिस पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, और वैसे भी जब आप चर्चा करेंगे तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर अगर आप मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं कहीं भी यूपीएससी में या और भी जगह पे कहीं भी आप अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर आपको चर्चा करनी होगी। तो देखिए, अगर हम हेडिंग्स बनाएं तो सबसे पहले हेडिंग्स हम बनाते हैं एग्रीकल्चर। ठीक, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। ठीक है, कृषि। उसके बाद हम बनाएंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि एक तरह से पशुपालन समझ लीजिए, पशुपालन। ठीक है, ये पशुपालन है। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया, पहला पॉइंट एग्रीकल्चर, दूसरा है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तीसरी बात करेंगे हम इंडस्ट्री की, उद्योग धंधों की। ठीक है, इंडस्ट्री यानी कि हम कहेंगे उद्योग धंधे, उद्योग धंधे। और इसी में हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे शिल्प की भी। ठीक है, शिल्प। ठीक है, उसके बाद बात होगी ट्रेड एंड कॉमर्स की, व्यापार वाणिज्य की बात होगी। ठीक है, उसके बाद बात होगी सील की, मुहरों की बात होगी, मुहर। और फिर बात होगी स्क्रिप्ट की, यानी कि लिपि की। ठीक है, यहां पर देखिए ये कुछ पॉइंट हैं, कुछ बिंदु हैं। हाँ, तो इन्हीं पहलुओं पे आपको इकोनॉमी जो होगी ना उसकी चर्चा करनी होगी। आपको अगर मेंस में भी क्वेश्चन लिखने के लिए आए तो आप इन्हीं बिंदुओं को लेकर चर्चा करना शुरू करेंगे। जब हम कभी मेंस के लिए क्वेश्चन लिखेंगे तो उस समय तो चर्चा होगी ही। फिलहाल ये जो आपको जानकारी मिलेगी इसके आधार पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेंस के क्वेश्चन को लिखने के लिए। ठीक है, अब देखिए एग्रीकल्चर की बात करेंगे, कृषि की बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु जो है, यानी व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स वर देयर इन दैट टाइम। उस समय किस किस तरह के फसल थी उस समय, और कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स थे एग्रीकल्चर में, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, उनका क्या इंपॉर्टेंस था एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, इकोनॉमी में उनकी क्या भूमिका थी, तो वो हम इससे देखेंगे। देन पशुपालन यानी जानवरों के महत्व को समझेंगे, इकोनॉमी में उनकी क्या भूमिका थी, ट्रांसपोर्टेशन में उनकी क्या भूमिका थी, मोहरों पे उनका अंकन था तो कैसे था, कुछ जानवरों के अंकन थे कुछ नहीं थे, कौन कौन से जानवर थे उस समय उसकी बात हम करेंगे, कौन कौन से उद्योग धंधे थे। ठीक है, वो हम बात होगी। यहां पर व्यापार और वाणिज्य की बात होगी। ठीक है, कि अंतरराज्यीय व्यापार था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार था,
अगर था अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो किन किन के देशों के साथ था, हाँ कहाँ कहाँ से था, तो ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था थी इस व्यापार के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे यहाँ पर इस हेडिंग में। फिर मोहरों की बात करेंगे, अभी मैंने बताया मोहरों पर कुछ जानवरों के अंकन मिलेंगे, हाँ डिपिक्ट किए जाएंगे कुछ जानवर मोहरों पे, कुछ मोहरों पे नहीं मिलेंगे, कुछ जानवर मिलेंगे ही नहीं, उनकी भी बात हम करेंगे। आदान प्रदान होगा कि नहीं बिजनेस में, उसकी बात करेंगे। और फिर हम स्क्रिप्ट की बात करेंगे, लिपि की बात करेंगे इसकी, ठीक है, लिपि की बात करेंगे। तो इन्हीं हेडिंग्स को हमें ध्यान में रखना है। एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, सील एंड स्क्रिप्ट। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक एग्रीकल्चर होगा, तो हम आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन। चलिए, अब जो पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है, पहला हेडिंग है एग्रीकल्चर, जो कि आज की वीडियो है हमारी, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो एग्रीकल्चर की बात जब हम करते हैं आईवीसी के एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर आईवीसी की, तो तीन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना होगा कि एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि इससे फूड सप्लाई था लोगों के लिए, तो फूड सप्लाई था, ये फूड सप्लाई होता था इससे, ठीक है। दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे, टैक्स एंड वेजेस के रूप में इसका इंपॉर्टेंस था, अभी मैं बताऊंगा कैसे, टैक्स एंड वेजेस। और तीसरी बात जो थी, हम इनके टूल को भी रख लेंगे, ध्यान में रखेंगे कि उस समय किस तरह के टूल इस्तेमाल हुए। तो हमें जो एविडेंस मिला है, जो एविडेंस मिला है, तो एक एविडेंस तो मिला है वुडन प्लाउशेयर, मतलब लकड़ी के हल की बात ये कर रहे हैं। एक तरह से प्लाउशेयर जो होता है हल का एक पार्ट होता है, तो ये लकड़ी का मिला है, ठीक है। और दूसरी बात स्टोन सिकल, स्टोन सिकल, सिकल हसिया को बोलते हैं हिंदी में, पत्थर के हसिये मिले, ठीक है। तो तीन बातों, फूड सप्लाई होगा किसी भी सोसाइटी में, एग्रीकल्चर है तो फूड सप्लाई तो होगा ही होगा, उससे लोगों का पेट तो भरेगा, ठीक है, भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल होगा, सबसे बड़ी बात एग्रीकल्चर का। उसके बाद टैक्स एंड वेजेज, आप समझिए उस समय कोई करेंसी नहीं थी, तो टैक्स के रूप में भी किसानों से, जो लोग खेती में जुड़े हुए थे, जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, वो टैक्स के रूप में फूड ग्रेन्स को ही देते थे, ठीक है ना। तो एक टैक्स दिया, और चूंकि करेंसी नहीं है तो टैक्स के रूप में जब फूड ग्रेन्स लिया गया तो यही वेज के रूप में भी गया लोगों के पास, जो काम करने वाले जो भी लोग होंगे उस समय, तो सैलरी भी दी गई। ये बड़ी बात हो गई, क्योंकि करेंसी नहीं था तो बार्टर सिस्टम होगा, पशुओं से, अनाजों से एक्सचेंज होती होंगी चीजें, ठीक है। करेंसी तो था नहीं, तो हो सकता है कि फूड ग्रेन्स का इस्तेमाल बार्टर के लिए भी होता हो, निश्चित तौर पे होता होगा। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है, ठीक है ना। बार्टरिंग के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय थी, ठीक है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, यानी सामान के बदले सामान, हमने चावल दे दिया, टमाटर ले लिया, ये चीजें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आईवीसी एक कैसी सभ्यता थी। ये सभ्यता है रिवर वैली सिविलाइजेशन है। आईवीसी कैसी सभ्यता थी भाई? आईवीसी रिवर वैली सिविलाइजेशन, रिवर वैली सिविलाइजेशन नदी घाटी सभ्यता थी। कैसे? क्योंकि ये सभ्यता जो थी ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही फैली थी उस समय, ठीक है। अब देखिए, आपको एक बार मैं फिर बता दूं, वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूं। देखिए, ये है, ये एक तरह से मैप हो गया, ये भारत था, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, तो इन तीन देशों में फैला है।
और सिंधु नदी जो है वो ऐसे यहां से निकलेगी, देखिए ये सिंधु नदी है, ठीक है, और ये इस तरह की, और इस सिंधु रिवर सिस्टम में, इंडस रिवर सिस्टम में इंडस है, झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलज है, चेनाब है, सब इंडस रिवर सिस्टम में है। और इसी सिस्टम के आसपास ये सिविलाइजेशन फैला हुआ है। एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा किन चीजों की जरूरत होगी? पानी की। पानी कहां पे होगा? जहां पे नदियां होंगी। तो एक तरह से एग्रीकल्चर उस समय मुख्य पेशा के रूप में उभर कर आया, ठीक है। मुख्य पेशा आईबीसी के लोग जो हैं उनका क्या था? एग्रीकल्चर ही था, ठीक है। तभी तो एग्रीकल्चर था, सरप्लस अमाउंट में वो नदियों के आसपास फैला हुआ था, रिवर वैली सिविलाइजेशन था, सरप्लस फूड था तो टैक्स के रूप में लिया जाता था, और वही सैलरी के रूप में भी दिया जाता था। आपको मैं बताऊं कि जो लोथल हड़प्पा है, हाँ मैं आपको समझा देता हूं, हड़प्पा है, इसको समझने की जरूरत है। हड़प्पा है या फिर मोहनजोदड़ो है, ठीक है, इन सब जगहों पे अन्नागार मिले हैं। हड़प्पा में मैंने बताया था, देखिए हड़प्पा में दो माउंट व्यवस्था थी, मोहनजोदड़ो में भी माउंट व्यवस्था थी, सिटाडल माउंट था इस तरह का बना हुआ, यहाँ पे भी ओपन था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला बड़ा होगा और पश्चिमी टीला छोटा होगा, ऊंचाई पे होगा, और ये घिरा होगा एक परकोटे से, चार दीवारी से। मैं बता चुका हूं जब मैं पढ़ा रहा था। तो बस इसके ऊपर हड़प्पा में एक और टीला था, एफ टीला, और यहां पे देखेंगे कि 12 अन्नागार मिले हैं, ठीक है, 12 अन्नागार मिले हैं यहां पर। वैसे ही मोहनजोदड़ो में भी बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। तो इन अन्नागारों में, इन ग्रैनरीज में फूड ग्रेन्स को रखा जाता था स्टोर करके, और फूड ग्रेन्स, टैक्स, वेजेस, और एक बात और आप ध्यान में रख सकते हैं, इमरजेंसी के दौरान भी इनका इस्तेमाल होगा। इमरजेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो गया, फसल नष्ट हो गया, तो ये जो यहाँ पे अन्नागारों में जो फूड रखे हुए हैं, तो इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान भी इस्तेमाल होगा। तो तीन बातें आपको, तो टैक्स के रूप में फूड ग्रेन्स का इस्तेमाल हुआ, वेजेज के रूप में भी इस्तेमाल हुआ, और चूंकि यह स्टोर करके रखा गया है अन्नागारों में, ग्रैनरीज में, मैंने बताया कि हड़प्पा में भी मिला ग्रैनरी, मोहनजोदड़ो में भी मिला, और भी एक दो जगह पर मिले। तो वहां पे जो इकट्ठा किया गया वो आपातकालीन परिस्थितियों में भी, इमरजेंसी सिचुएशन में भी यूज करने के लिए वो होता था फूड ग्रेन्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात हो गई। मैं ये बता रहा था कि आईबीसी एक रिवर वैली सिविलाइजेशन है, और ये भी कहा गया कि जिस तरह से नील, रिवर नील सपोर्टेड इजिप्ट, in the same way Indus River supported IBC people, supported IBC civilization, supported Sindh। कहा गया है कि सिंधु रिवर या इंडस रिवर फेड सिंध इन द सेम वे एज नील रिवर सपोर्टेड इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता को सपोर्ट किया। जिस तरह से मिस्र की सभ्यता को नील की नदी का सपोर्ट मिला, उसी तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको सपोर्ट मिला, किससे? सिंधु नदी से और उसकी सहायक नदियों से, ठीक है। तो नेचुरली एग्रीकल्चर बहुत बेहतरीन ढंग से यहां पे डेवलप हुआ। देखिए ये क्यों और भी अच्छा था, देखिए समझिए इसको। आईबीसी रिवर वैली जो है, रिवर वैली सिविलाइजेशन जो है, ये तो डेवलप्ड, ध्यान रखिएगा, डेवलप्ड, विकसित हुआ कहां पे? ऑन द अलूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी पे, ठीक है।
brought by the Indus plus tributaries। सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने जो सिंधु और सहायक नदियों द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी, देखिए अब ये जो अलुवियल सॉइल है, अलुवियल सॉइल, इसको हम क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे जलोढ़ मिट्टी। यहां पे मैं लिखता हूं जलोढ़, जलोढ़ मृदा कहते हैं या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब देखिए ये फर्टाइल क्यों था, मैंने ये लिखा कि अलुवियल सॉइल लाया जाता था किसके द्वारा, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा, यही रिवर सिस्टम है, तो लाया गया जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी भी किस तरह का था, देखिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे ना, भूगोल की जानकारी होगी और निश्चित तौर पर होगी आपकी, तो ये जलोढ़ मिट्टी जो होती है, अलुवियल सॉइल जो होता है, ये अलुवियल सॉइल, ये होती है दो तरह की, एक होती है बांगड़ और दूसरी होती है खादर। अब क्या डिफरेंस है, देखिए बांगर जो होता है ये पुरानी मिट्टी होती है और ये फ्लड से मुक्त होती है, फ्री होती है, फ्लड का कोई असर नहीं होता इस पर, ये फ्लड द्वारा पुरानी हो गई बहुत ज्यादा तो इसकी फर्टिलिटी कम हो गई। लेकिन खादर जो होती है ये बाढ़ के द्वारा, नदियों के द्वारा, नदियों के पानी के द्वारा बार बार लाई जाती है एक जगह पे, तो इसकी फर्टिलिटी जो होती है ये ज्यादा होती है। ऐसी मिट्टी को कहते हैं खादर या नवीन जलोढ़ मृदा भी इसको बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा, हाँ नई जलोढ़ मिट्टी। तो ये खादर की मिट्टी है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर को मिल रही थी, जलोढ़ मिट्टी, और वो भी जलोढ़ में खादर वाली मिट्टी जो है वो मिल रही थी इस सिविलाइजेशन को। तो नेचुरली इस सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण पेशा के रूप में उभर कर आया, एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, नदियों का पानी था, जलोढ़ मिट्टी थी, तो अच्छा हुआ, सरप्लस हुआ, टैक्स भी लिए गए और उस टैक्स से वेजेस भी दिए गए, अन्नागारों में उनको रखा गया, इमरजेंसी के समय काम दिया है। अन्नागार में जो रखे गए हैं, टैक्स में जो आएंगे वो अन्नागार में रखे जाएंगे, उन्हीं से वेजेस भी दिए जाएंगे, और आपातकालीन स्थिति में कभी ऐसा हो गया, फसल बर्बाद हो गया, फूड ग्रेन्स नहीं है, कमी आ गई, तो ये अन्नागार इमरजेंसी में भी काम करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, तो ये समझने वाली बात थी। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन को फसल होता कैसे था और कब से कब बोया जाता था। तो इस बात को आप समझिए, मैं इसे मिटा रहा हूं, इसे मिटा रहा हूं मैं। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे अक्टूबर नवंबर में फसल को बो देते थे और मार्च अप्रैल में वो काट देते थे। तो इसके पीछे भी एक रीजन था, समझिएगा। रीजन क्या था कि उस समय सिंधु घाटी सिंधु रिवर की वजह से उस क्षेत्र में फ्लड की संभावना बनी रहती थी, लगातार फ्लड आते थे, ठीक है, बाढ़ आता रहता था। तो जैसे ही बाढ़ का पानी खत्म होता था, व्हेन द वाटर रिसीडेड, उन्होंने अक्टूबर नवंबर के आसपास पानी निकल जाता था, तो वहां पे बीज लगा देंगे एंड यहां पे ये काट लेंगे बिफोर द एडवेंट ऑफ द नेक्स्ट फ्लड। अगली बाढ़ आने के पहले ये काट लिया जाएगा। यानी पानी रिसीड हुआ, यहां पानी खत्म हुआ, जैसे ही खत्म हुआ इन्होंने फसल लगा दिया। अगली बाढ़ आने के पहले मार्च अप्रैल में बाढ़ आए, उसके पहले मार्च अप्रैल में इन्होंने फसल काट के तैयार कर लिया, ठीक है।
दे रिप्ड द हार्वेस्ट, उस समय बिफोर दे रिप्ड द हार्वेस्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ द नेक्स्ट फ्लड। ठीक है ना, आने के पहले, अगली बाढ़ आने के पहले इन्होंने फसल काट लिया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, यूपीएससी में सवाल बनेगा, देखिए आपको ध्यान रखना होगा, ज्योग्राफी का ज्ञान होगा, तो ये कब का समय है, ये रबी का समय है। देखिए मॉनसून के बाद यानी जनरली जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक जो समय होता है वो रबी का होता है, ठीक है ना। और अक्टूबर नवंबर से लेकर, मॉनसून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक का समय होता है आपको खरीफ का, और अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक का जो समय होता है वो रबी का समय होता है। यानी कि यहां पर आपको बिल्कुल डिस्टिंग्विश करना होगा खरीफ और रबी के मामले में। अगर आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस तरह के फसल की जानकारी थी, खरीफ या रबी, ये ध्यान रखिए, रबी का फसल होता था यहां पर, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो जानकारी थी वो रबी के फसल की थी, खरीफ की नहीं थी, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर में काटते थे, बोते थे बीज, और मार्च अप्रैल में काट लेते थे। ये रबी का समय है। खरीफ का जो समय होगा वो मॉनसून से यानी जून जुलाई से शुरू होता है, और अक्टूबर नवंबर के आसपास खरीफ का समय चलता है। अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक जो है रबी का समय है। तो ये बहुत यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल सवाल बना सकती है, ध्यान दीजिएगा, पहली बात, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि मेन क्रॉप्स अगर देखा जाए तो मेन क्रॉप्स क्या थे। देखिए मेन क्रॉप्स जो थे ना वो 9 ही थे, और वो कौन कौन से थे समझिएगा। वीट, गेहूं, बार्ली, ऐसा नहीं था कि और भी क्रॉप्स नहीं थे, वो भी थे, ठीक है। होता क्या है कि जो मेन क्रॉप्स है ना वो ज्यादातर जगहों पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज्यादातर स्थलों पे पाए जाएंगे, मतलब इनका जो एरिया होगा बृहत होगा, और कुछ उसके अलावा भी कुछ फसल होंगे जो कुछ खास कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे वो मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए वीट है, बार्ली है, वीट मतलब गेहूं, बार्ली जौ, उसके अलावा कॉटन, ठीक है। कॉटन के बाद, कॉटन को ध्यान में रखिए, कॉटन को ग्रीक्स ने कहा क्या, सिंडन। बहुत पहले भी मैं बता चुका हूं, सिंधु नदी के किनारे था, सिंध के वजह से इसको ग्रीक्स ने कहा सिंडन, कॉटन को यानी कपास को, ठीक है ना। और ये कहा जाता है द इंडस पीपुल वर द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, ध्यान रखिएगा। सिंडन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये। कॉटन के बाद आपको मिलन, मिलन का मतलब खरबूज, वाटरमिलन तरबूज, ठीक है। उसके अलावा मस्टर्ड, सरसों, मस्टर्ड, उसके अलावा ब्लैक मस्टर्ड यानी कि राई, आप लिख सकते हैं ब्लैक मस्टर्ड को राई कहा जाता है, ठीक है। देन आपको 1 2 3 4 5 6, उसके अलावा आपको ब्लैक मस्टर्ड, पीज, मटर और सेसमम, तिल, ठीक है ना। देखिए गेहूं, जौ, कपास, मिलन मतलब तरबूज, वाटरमिलन खरबूज, मिलन खरबूज, वाटरमिलन तरबूज, मस्टर्ड सरसों, ब्लैक मस्टर्ड आपको राई, पीज, मटर और सेसामम, सेसामम जो है ये कहते हैं तिल को, सेसामम, ठीक है। तो ये हो गया। तो इतनी बातें, 9 तो महत्वपूर्ण फसलें थी। इसके अलावा
कुछ एडिशनल क्रॉप भी आपको मिलेंगे अतिरिक्त। एडिशनल क्रॉप्स का मतलब ये हो गया, देखो ये तो मेन फसलें हैं, ज्यादातर स्थलों पे मिलेंगे ये, ठीक है। एडिशनल क्रॉप्स में आपको जो कि कुछ खास खास जगहों पे, जैसे राइस मिलेगा आपको लोथल गुजरात में, ठीक है। मैंने पहले भी बताया लोथल कहां पे है, देखिए देखिए ये जो होगा ना, ये लोथल, यही घर यहां पे गल्फ ऑफ कच्छ, पहले भी बताता रहा हूं मैं, कच्छ की खाड़ी, और ये है खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं इसे, गुजरात में पड़ेगा लोथल। तो जहां से मिलेगा राइस, उसके अलावा मिलेगा आपको राइस के बाद राइस हस्क मिलेगा, चावल की भूसी, ये मिलेगा आपको रंगपुर, ये भी गुजरात में है और ये भी खंभात की खाड़ी में यहां पर, ठीक है। लोथल भी यहां पर, और राइस हस्क रंगपुर जो है, राइस हस्क मिलता है, चावल की भूसी रंगपुर में, वो भी होगी, रंगपुर भी है गुजरात में, यानी खंभात की खाड़ी में। उसके बाद आपको गुजरात में ही मिलेगा रोजड़ी एक जगह है, रोजड़ी में आपको मिलेगा रागी, ज्वार, कोदो देखिए ये मोटी फसलें हैं, ठीक है, मोटे अन्न हैं। रागी है, ज्वार को हम सोरगुम भी बोलते हैं, सोरगुम, हाँ, SORGHUM, सोरगुम भी बोलते हैं। और कई चीजें, ज्वार को कई लोग कई जगह पे मिलेट भी कहा जाता है, अलग अलग तरह के मिलेट से, उसमें ज्वार भी आता है, तो ज्वार ही आपको, ज्वार से आप समझिए इसको। कोदो, हाँ, कोदो भी एक वो मोटा अनाज है, ठीक है ना। तो ये कोदो आपको मिलेगा कहां पे, रोजड़ी, तीनों जो मिलेंगे रोजड़ी, कई जगह कोडो मिलेट भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। रोजदी बोलते हैं इसको, रोजदी, ये भी गुजरात में है, ठीक है। उसके अलावा बाजरा भी आपको देखने में आया है लोथल में, गुजरात में। इसके अलावा देखिए कालीबंगा में साक्ष्य मिले थे, कालीबंगा में किसके साक्ष्य मिले थे, कालीबंगा में पहले भी मैं बता चुका हूं, ग्राम यानी कि चना एंड मस्टर्ड तो ऐसे आपको एडिशनल मेन क्रॉप में हो, यहां पे मस्टर्ड है, लेकिन यहां भी मस्टर्ड मिला है। और ग्राम जो होगा एडिशनल में होगा। आपको मैं बता दूं कि जब मैं कालीबंगा को पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था, ये मिटा रहा हूं मैं, कि कालीबंगा को जब पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था कि चलिए यही कर देता हूं, इस तरह का अगर कालीबंगा में है, ठीक है, कालीबंगा में, गलत मैंने लिख दिया इधर, मुझे लिखना चाहिए मस्टर्ड एंड ग्राम, सॉरी, जैसे इधर लिखा था मस्टर्ड एंड ग्राम, ये था आपको कालीबंगा, और कालीबंगा आपको राजस्थान के पार्ट में होगा ये, ठीक है, राजस्थान के पार्ट में कालीबंगा होगा, कालीबंगा, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया था कालीबंगा में कि कालीबंगा में जो एक जुता हुआ खेत मिला है, प्लाउड फील्ड, जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, कालीबंगा से, याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो जुता हुआ जो खेत मिला है, तो उसमें इस तरह से बना हुआ है, देखिए, ठीक है, तो और इस तरह से ये खेत जुता हुआ है, ये फिर मैं बता देता हूं, ठीक है ना। तो कहा गया, देखिए ये लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे यानी ज्यादा दूरी पे
जो है यहां पे सरसों बोया गया है, और ये कम दूरी है, देखिए ये कम दूरी है, तो ये कम दूरी पे वाला जो पार्ट है ना वहां पे बोया गया है चना यानी कि ग्राम, ठीक है ना। मस्टर्ड है लॉन्ग डिस्टेंस पे, ग्राम है शॉर्ट डिस्टेंस पे। ये मैं लिख देता हूं कहां पे, कालीबंगा में, लॉन्ग डिस्टेंस, ग्राम जो है शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, ये कालीबंगा। तो ये जो चीज है ना ये यहां पे आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैं सारी चीजें बता चुका हूं, तो ये एग्रीकल्चर का पार्ट था जो आपको ध्यान रखना है। तो जो ध्यान रखना है, एक तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी आती थी, खादर मिट्टी थी, वो जलोढ़ मिट्टी जो का एक जो प्रकार होता है, जो टाइप होता है, उससे ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है उस पर एग्रीकल्चर हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो मेन क्रॉप्स है ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेन क्रॉप्स हैं, वीट यानी कि बार्ली, वीट यानी कि गेहूं, ठीक है, बार्ली, जौ, कॉटन, कपास, मिलन, खरबूज, वाटरमिलन, तरबूज, मस्टर्ड, सरसों, ब्लैक मस्टर्ड, राई, पीज, मटर एंड सेसमम, तिल। ये कॉटन को कहा करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीक्स सिंडन, सिंध की वजह से और सिंधु नदी के कारण सिंडन कहा करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। एंड द इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, कपास। दूसरी बात, ये रबी के फसल को जानते थे क्योंकि अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक का समय रबी का होता है। खरीफ का जो समय होता है वो होता है मॉनसून, यानी जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर के आसपास वो खरीफ का समय होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एडिशनल क्रॉप्स में ये चीजें हैं। बाकी अन्नागार के बारे में मैंने बता दिया कि अन्नागार में रखा जाता था, टैक्स के रूप में यूज किए गए, टैक्स लिए गए, अन्न के रूप में, फूड ग्रेन्स के रूप में, सीरियल्स के रूप में, और उसे अन्नागार में रख दिया गया, ठीक है, क्योंकि करेंसी नहीं था। उसके बाद उसी से सैलरी भी दी गई, वेजेस दिया गया, और आपातकालीन स्थिति में यानी इमरजेंसी में भी उस जो स्टोर किए गए, जो अन्नागार में, जो ग्रेनरीज में जो स्टोर किए गए फूड ग्रेन्स हैं, तो उनका इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है आईबीसी में, सिंधु घाटी सभ्यता में एग्रीकल्चर का। तो इस वीडियो को देखिए, एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।